हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम आपका स्वागत करते हैं आपके प्यारे से चैनल मोशन बायोलॉजी में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है बताइए। आई थिंक आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। कुछ लोग पढ़ाई के पाथ से अलग भी हो गए होंगे, मतलब डिस्टर्ब हो गए होंगे। मतलब उनको लग रहा होगा कि अब तो कॉलेज खुलने वाला है, अब पढ़ के क्या होगा। तो कोई बात नहीं बच्चों, अगर आपको ऐसा लगता है कि कॉलेज खुलेगा, बिल्कुल खुलेगा कॉलेज, कोई शक नहीं है इसमें, ठीक है। कॉलेज खुलने वाला है, ये भी सही है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि पढ़ के क्या होगा, तो ये आपकी गलत सोच है, ठीक है। पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका बोर्ड अपने सही टाइम पर होगा और ये आप कॉलेज के जो है उस बेस पर आप वहां पर वेट नहीं कर सकते हैं। और अगर आप करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, आपका भविष्य है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और पहले ही बच्चों डिस्क्लेमर दे देना चाहते हैं कि अगर आप आज के वीडियो क्लास में नए हैं तो सबसे पहले आपको पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। आज की क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझाई जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आएगी। आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यूपी बोर्ड में 7 पेपर बनाया जाता है और 7 पेपर में हर समझ लीजिए या तो 7 पेपर में, ऐसा तो हो नहीं सकता कि 7 में होगा, मे भी हो सकता है कि 7 पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए, या फिर 3 पेपर में या 4 पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए। और 101% बच्चों 1 या 2 पेपर में तो इस क्वेश्चन को देना है ही, और 5 नंबर का डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जाता है। फिर से सुन लीजिए, आज की क्लास बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की क्लास से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। और वो आपके पेपर में आएगा या नहीं आएगा वो बात की बात है, क्योंकि यूपी बोर्ड में 7 पेपर सेट किए जाते हैं। मे बी जो पेपर में ये क्वेश्चन आए उस पेपर में वो पेपर आपको मिले ही ना, हो सकता है मिले ही, ठीक है। दोनों हो सकता है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। लेकिन आज का जो हेडिंग में पढ़ाने जा रहे हैं ये 101% आपके एग्जाम में आना तय है, ठीक है। नहीं तो आप यूपी बोर्ड के 7 पेपर को चेक कर लीजिएगा। तो बच्चों आज की क्लास वही स्टूडेंट देखे जो कि पिछले 3 वीडियो देखा है, या फिर अगर थोड़ा बहुत समझ है उसको डीएनए के बारे में, तो वो आज की क्लास देख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारा बकवास कर लिया आपके बीच में। तो आज की जो हेडिंग है बच्चों, वो हेडिंग क्या है? डीएनए की द्विकुंडली मॉडल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, आसान भी है, जितना इंपॉर्टेंट उतना आसान भी है, ठीक है। क्या है? डीएनए की द्विकुंडली मॉडल। और इसको एक और नाम से पूछा जाता है, आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत किया गया डीएनए का द्विकुंडलिनी संरचना को जो है आप संरचना जो है बताइए, या फिर कर सकता है का उसका वर्णन कीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार का पूछे, अगर आपका क्वेश्चन में डीएनए का द्विकुंडली लिखा है तो आपको इस स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा, इस स्ट्रक्चर को बनाना पड़ेगा, और इसमें कुछ हम पॉइंट बताएंगे जिसे आपको अपनी नोट कॉपी में या फिर आपके एग्जाम में अगर आया क्वेश्चन तो वहां पर उसका आंसर लिखना पड़ेगा। चलिए बच्चों, पहले तो हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं। क्या आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा है? चैट बॉक्स में सभी लोग लिखिए, क्या ये चैप्टर आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से? क्योंकि चैप्टर बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है और आप पढ़ रहे हैं, आपको अच्छे तरीके से पता है, बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है और आसान भी है। अगर एक बार आपने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तो आसान भी है, बहुत ज्यादा आसान भी है, ठीक है। और अगर एक बार के वीडियो देखने पर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज आप दोबारा देख लीजिए। आधे घंटे का तो ये वीडियो होता है, अब उसको दोबारा भी देख सकते हैं। देखिए, समझिए, क्योंकि इस इकलौते चैप्टर से आपके कंपटीशन एग्जाम, आपके बोर्ड एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं। इसलिए प्लीज आप इस चैप्टर को वापस से एक बार रिवाइज करते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए और एनसीईआरटी पढ़िए। और एनसीईआरटी पढ़ेंगे और पाएंगे आप कि कोई ऐसा वर्ड नहीं है, कोई ऐसी लाइन नहीं है जहां पर हमने उस वर्ड और लाइन को हमने टच नहीं किया हो, ठीक है। तो प्लीज एनसीईआरटी हमारी बाइबल, कुरान, महाभारत सब कुछ है। और बार बार कहते हैं कि बायोलॉजी का मैक्सिमम क्वेश्चन आपके चाहे नीट एग्जाम हो चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछा जाता है, ठीक है। तो मेरे पर विश्वास रखिए, हम पर विश्वास कर रहे हैं ना, आप मुझ पर विश्वास रखिए। मैं जो भी बताऊंगा आपके फायदे के लिए, आपके सही के लिए ही बताऊंगा। तो स्टार्ट करें। पहले तो ये बच्चों कि ये जो आप फिगर देख रहे हैं इसको आपको बनाना पड़ेगा। आप कहेंगे सर इतना बहुत ज्यादा कठिन है ये फिगर। नहीं बच्चों,
बहुत ज्यादा आसान है ये फिगर, बहुत ज्यादा आसान है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप यहां से बना लीजिए, गूगल से सर्च कर सकते हैं, कोई आपके पास बुक होगी तो वहां से बना सकते हैं आप लोग। या फिर हम जैसे ही ये लेक्चर समाप्त होगा, हम इसको इरेज करेंगे और बनाने का तरीका आपको बताएंगे। केवल और केवल 3 से 5 मिनट के अंदर आप पूरे के पूरे इस स्ट्रक्चर को बना सकते हैं बहुत आसानी तरीके से, है ना। यही स्ट्रक्चर 5 नंबर देकर जाता है, 3 नंबर का स्ट्रक्चर होता है हमारा, और 3 नंबर का स्ट्रक्चर बहुत ही आसानी से हम 3 या 5 मिनट के अंदर आपको बना के बताएंगे कि किस प्रकार से आपको इस स्ट्रक्चर को बनाना चाहिए। कितना आसान है, अभी तो आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा लेकिन है बहुत आसान। तो चलिए देखते हैं डीएनए की द्विकुंडलिनी मॉडल। पहले तो ये बात कर लेते हैं, सबसे पहले 2 साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, रोजीलिन फ्रैंकलिन। एक साइंटिस्ट ये थे, ये लड़की थी, ठीक है, रोजालिन फ्रैंकलिन, ठीक है, रोजालिन फ्रैंकलिन व विल्किंस। रोजालिन फ्रैंकलिन व विल्किंस, ये 2 साइंटिस्ट जिन्होंने डीएनए का एक्सरे विवर्तन दिया, डीएनए का एक्सरे विवर्तन दिया, ठीक है, विवर्तन दिया। इसके आधार पर इसके आधार पर वाटसन व क्रिक ने सन 1953 ईस्वी में डीएनए का द्विकुंडली मॉडल प्रस्तुत किया। इसके लिए वाटसन, क्रिक तथा विल्किंस को सन 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। देख लीजिए, आप इतना आप राइट कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद आगे हम लिखाएंगे तो आप उसको लिख लीजिएगा। क्या है डीएनए का द्विकुंडलिनी मॉडल। इसमें बहुत सारे साइंटिस्टों का योगदान था, बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन इसकी संरचना को सही तरीके से कोई दे नहीं पाता था, ठीक है। तो इसमें पहले 2 साइंटिस्ट आते हैं, कौन कौन से, रोजालिन फ्रैंकलिन, ठीक है, फ्रैंकलिन है, और उसके बाद विल्किंस। ये 2 साइंटिस्ट जो कि डीएनए का एक्सरे विवर्तन करते हैं, मतलब एक्सरे फिगर देते हैं उसका, और इसी एक्सरे विवर्तन के आधार पर वाटसन और क्रिक 2 साइंटिस्टों ने सन 1953 में, बहुत इंपॉर्टेंट ईस्वी है ये, सन 1953 ईस्वी में डीएनए का द्विकुंडलिनी मॉडल प्रस्तुत करते हैं। और इसके लिए वाटसन, क्रिक और विल्किंस को सन 62 में, यानी 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। हमने क्या बोला बच्चों, ध्यान से सुन लीजिए, यहां पर फ्रैंकलिन को नहीं दिया गया, आई डोंट नो व्हाई, यह एक लड़की थी, ठीक है, और ये इनको नोबेल प्राइज क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि इनका भी पूरा योगदान था एक्सरे विवर्तन में, और अगर एक्सरे विवर्तन नहीं होता तो शायद वाटसन और क्रिक जो है डीएनए का संरचना प्रस्तुत नहीं कर पाते, ठीक है। तो फ्रैंकलिन को क्यों बाहर किया गया हमें नहीं पता, पर ऐसा करना नहीं चाहिए। फ्रैंकलिन का भी उतना योगदान था जितना विल्किंस का था एक्सरे विवर्तन में, और इनको भी नोबेल प्राइज देना चाहिए था। अब पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, बट हम आगे पढ़ते हैं अपने एग्जाम के लिए। क्या है डीएनए की द्विकुंडलिनी मॉडल। डीएनए का जो द्विकुंडलिनी मॉडल था, फिर से बच्चों हम एक बार और समझा देते हैं। डीएनए का द्विकुंडलिनी मॉडल को बहुत सारे साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, उसको बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई इसको बना नहीं पा रहा था। उसी बीच कौन आया, रोजालिन, ठीक है, रोजालिन फ्रैंकलिन व विल्किंस, ये 2 साइंटिस्ट आते हैं। ये दोनों साइंटिस्ट जो है डीएनए का एक्सरे विवर्तन देते हैं, मतलब एक्सरे फिगर देते हैं, और उस आधार पर वाटसन और क्रिक, ठीक है, उस आधार पर वाटसन और क्रिक
दो वैज्ञानिक सन 1953 ईस्वी में डीएनए का द्विकुंडलिनी मॉडल को प्रस्तुत कर देते हैं और इसके लिए 3 साइंटिस्टों को नोबेल प्राइज दिया जाता है सन 1962 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, इतना किसी को कोई टफ लगा? कुछ टफ नहीं लगा होगा, एकदम आसान रहा होगा। ठीक, इसको इरेज कर दें हम। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। तो बच्चों अभी आप लोगों ने क्या देखा? अभी आप लोगों ने देखा कि वाटसन क्रिक ने जो है डीएनए का द्विकुंडलिनी संरचना को प्रस्तुत कर दिया, यानी 3D स्ट्रक्चर को, त्रिविम संरचना। अगर आपसे कई बार जो है क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि जो संरचना डीएनए का प्रस्तुत किया था वो कौन सी संरचना थी, तो त्रिविम संरचना थी, यानी 3D स्ट्रक्चर था। ठीक है, वाटसन एंड क्रिक ने जो संरचना प्रस्तुत किया वो 3D स्ट्रक्चर था। तो अब इन तीनों साइंटिस्ट के आधार पर डीएनए किस प्रकार का होता है, यानी कि कौन कौन से, वाटसन, क्रिक और उसके साथ साथ विल्किंस, हालांकि फ्रैंकलिन का भी नाम लेना वाजिब होगा यहां पर, यानी इनके आधार पर जो डीएनए की क्या विशेषता हो सकती है। तो डीएनए की विशेषता हम लिखेंगे यहां पर, आप एक हेडिंग भी बना सकते हैं, डीएनए की विशेषता। पहली विशेषता क्या हो सकती है? डीएनए जो होता है, डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। पहली विशेषता तो ये हो गई। दूसरी विशेषता क्या है? डीएनए दक्षिणावर्त घुमा होता है, मतलब क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज घूमते हुए जाता है, होता है। तीसरा पॉइंट आपको ये देखना है, डीएनए का जो व्यास होता है, डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम का होता है, यानी देखिए इसकी चौड़ाई कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है, एक चेन ये है, एक चेन ये है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो गया। डीएनए दक्षिणावर्त घुमा होता है, क्लॉकवाइज क्या होता है, घुमा होता है। डीएनए का व्यास कितना होता है, चौड़ाई कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम होती है। फोर्थ पॉइंट बच्चों, फोर्थ पॉइंट यहां पर आप नोट करेंगे, चौथा पॉइंट होगा हमारा, डीएनए का एक कुंडलन, डीएनए का एक कुंडलन 34 एंगस्ट्रॉम पर होता है, 34 एंगस्ट्रॉम। देखिए यहां से यहां तक एक कुंडलन हो रहा है, मतलब एक बार ये कटान यहां पर देख सकते हैं, यहां पर है, और दूसरा इसी के साइड यहां पर है। ठीक है, तो एक बार पूरा चक्कर, यानी एक बार पूरा कुंडलन, ठीक है, एक बार पूरा चक्कर लगाने में कितने एंगस्ट्रॉम की दूरी कवर हो रही है, 34 एंगस्ट्रॉम की दूरी कवर हो रही है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या लिख दिया कि डीएनए का एक कुंडलन जो होता है वो 34 एंगस्ट्रॉम का होता है, और इसमें जो नाइट्रोजन क्षार के डंडे लगे होते हैं, जैसे ये एक डंडा हुआ, ये दूसरा डंडा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, यानी ये बॉन्ड जो देख रहे हैं आप, ये अलग चीज है। इस एक को, मतलब ये एक है, एक डंडा ये हो गया, इसी प्रकार से ये जो है ये दूसरा है, इसी प्रकार से हर एक, ये तीसरा है। तो जो आप देख रहे हैं यह एक एक डंडे जैसी संरचना है। तो काउंट करिए यहां से यहां तक कितने डंडे हैं, एक ये होगा, चलिए हम यहां पर सर्कल ही बना देते हैं, एक ये हो गया हमारा, दूसरा कौन हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां ये, और आठवां ये हो गया, नौवां ये है, और 10वां ये। ठीक है, टेंथ के बाद ये तो दूसरे सर्कल में आ जाएगा, तो यहां तक कितने डंडे हैं, 10 डंडे। इसका मतलब डीएनए का एक कुंडलन 34 एंगस्ट्रॉम का होता है, जिसमें नाइट्रोजन क्षार का, यहां पर लिखेंगे, जिसमें नाइट्रोजन क्षार के 10 डंडे लगे होते हैं। 10 बेस पेयर लिख सकते हैं, डंडे लिख सकते हैं, दोनों सही है। 10 बेस पेयर, यहां पर बेस पेयर मतलब क्षार युग्म। ठीक है, क्षार युग्म मतलब यहां पर देखिए TA 2 है ना, तो पेयर लिखा जाता है। बेस यानी कि ये क्या है, क्षार होता है, नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन क्या होता है, नाइट्रोजनी क्षार होता है। तो इसलिए हम ये क्या है, बेस है, और पेयर में होता है, देखिए ये दोनों सब पेयर में है, इसलिए हमने यहां पर 10 बेस पेयर लगे होते हैं। ठीक है, ये 4 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और भी इसमें पॉइंट है,
जो कि हम बता रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से देख लीजिए, पहले इसको समझ लीजिए ये क्या है, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है तो हमें ऊपर इसको इरेज करके लिखना पड़ेगा। तो ध्यान से देख लीजिए ये क्या है, डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। तो कौन है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एक ये हो गया बच्चों, एक ये हो गया, एक दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ना। देखिए यहां पर हम इसलिए दोनों स्ट्रक्चर को अलग अलग बनाए, एक रेड से बनाए, ब्लैक से बनाए, तो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। अभी जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है बच्चों, यहां पर ध्यान से देख लीजिए, ये जो आप चेन देख रहे हैं वो चेन किसकी बनी है, फास्फेट सुगर बैकबोन। फास्फेट है ना, जैसे 3PO4, सुगर मतलब राइबोस शर्करा है ना, बैकबोन मतलब वो चेन को बैकबोन बोला जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो गया, ठीक है। तो फास्फेट सुगर बैकबोन जो होता है इस प्रकार, मतलब अगर उसमें हमने ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन किसी को भी जोड़ लिए तो वो क्या हो जाएगा, हमारा न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। साफ साफ समझ लीजिए, ये फास्फेट सुगर बैकबोन नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको इरेज करके आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको याद रखिए, या तो फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड को याद रखिए। तो यहां पहले पॉइंट पर आते हैं, डीएनए के दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। डीएनए दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज घुमा होता है। डीएनए का पूरा व्यास जो होता है बच्चों, यानी पूरी जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए का एक कुंडलन जो होता है, मतलब कि एक बार पूरा चक्कर जब लगाता है तो कितनी दूरी कवर करता है, 34 एंगस्ट्रॉम। यहां पर देख सकते हैं, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 34 एंगस्ट्रॉम की है, जिसमें नाइट्रोजन क्षार के 10 पेयर लगे होते हैं, ठीक है, 10 बेस पेयर लगे होते हैं, पेयर में है ना, देखिए काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं, और हर एक में क्या है, दो है, ठीक है, कहीं टी से ए है, ए से टी है, जी से सी है, इस प्रकार से जुड़ा है। अब बच्चों स्ट्रक्चर बनाते समय ये नहीं कि हमने जो कुछ भी लिखा है वैसा उतारना है, आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। हमने यहाँ टी लिखा है, लेकिन हाँ याद रहे आपको ए से हमेशा टी जुड़ेगा, जी से हमेशा सी जुड़ेगा, ठीक है। अभी हम उसको लिख भी दे रहे हैं। और हाँ, पांचवा पॉइंट आप यहां पर लिखेंगे, पांचवा पॉइंट, एक बेस पेयर तथा दूसरे बेस पेयर, एक बेस पेयर तथा दूसरे बेस पेयर की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। 0.034 नैनोमीटर लिख सकते हैं आप, या फिर आप इसको 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है बच्चों। ध्यान से सुन लीजिए, हमने क्या बोला, पांचवा पॉइंट, यानी यहां पर देख लीजिए, एक और ये दोनों एक बेस पेयर है, एक बेस पेयर और ये दूसरा बेस पेयर, इस दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी। कितनी होगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम। अगर 3.4 एंगस्ट्रॉम है और उसका मल्टीप्लाई आप 10 से करेंगे तभी तो 34 एंगस्ट्रॉम आएगा। तो एक कुंडल में 10 बेस पेयर है, इसका मतलब हर एक पेयर के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी होगी। अरे 3.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी होगी तभी तो 10 पेयर होंगे। नहीं समझे, फिर से सुनिए, यहां से यहां तक की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 34 एंगस्ट्रॉम। इसमें नाइट्रोजन क्षार के कितने डंडे लगे हैं, 10 डंडे लगे हैं। अगर 10 डंडे लगे हैं, इसका मतलब एक डंडा ये, इसके बीच में कितनी दूरी होगी, तो अगर 10 डंडे लगे हैं तो इसके और इसके बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी होगी, तभी तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 34 आएगा। समझ गए ना, यानी सीधा अगर नहीं समझे तभी ये समझिए कि डीएनए का एक कुंडल 34 एंगस्ट्रॉम का होता है, एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर की दूरी कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है बच्चों। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर, किसी को कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हर एक पॉइंट को आसानी से समझाया है हमने। हम अब ऊपर इरेज करेंगे क्योंकि हमारा पॉइंट छूट रहा है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर ये दो तीन पॉइंट इरेज करते हैं, ठीक है। कौन सा, डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना है, आपको पता है। डीएनए दक्षिणावर्त घुमा होता है, ठीक है, दक्षिणावर्त भी घुमा देंगे हैं इसको। तो हम इसको क्या करेंगे, इरेज करेंगे इसको। चलो लीजिए, हमने इसको यहां पर, चलिए तीसरा भी पॉइंट हमने इरेज कर दिया, 3 एंगस्ट्रॉम का, ठीक है। अब उसके बाद हमें 3.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी हमने बता दिया। अब उसके बाद हमारा पांचवें के बाद छठा पॉइंट क्या आएगा, हमारा छठा पॉइंट है कि डीएनए में नाइट्रोजन क्षार कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ठीक है। 2 प्यूरिन है और 2 पिरिमिडीन है, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये होता है। इसमें ए और जो होता है जी, ये क्या होता है, हमारा प्यूरिन होता है। टी और सी क्या होता है, पिरिमिडीन होता है, ठीक है। तो डीएनए में नाइट्रोजन क्षार 4 होते हैं, जिसमें
लिखेंगे यहां पर, जिसमें एडेनिन थाइमिन से एडेनिन हाइड्रोजन के दो बंध या हाइड्रोजन के दो बॉन्ड हैं, एडेनिन हाइड्रोजन के दो बंध थाइमिन से और ग्वानिन हाइड्रोजन के तीन बंध साइटोसिन से। ये तीन बॉन्ड है हाइड्रोजन, ठीक है, यहां पर दो बॉन्ड। एडेनिन जब थाइमिन से जुड़ रहा है तो केवल दो बॉन्ड बना रहा है, ग्वानिन जब साइटोसिन से जुड़ रहा है तो तीन बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, जिसमें एडेनिन हाइड्रोजन के दो बॉन्ड थाइमिन से, ग्वानिन हाइड्रोजन के तीन बॉन्ड साइटोसिन से जुड़ा होता है, से जुड़ा होता है, ठीक है। यह हमारा छठा पॉइंट हो गया। अब सेवेंथ पॉइंट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये देखेंगे आपको क्या ये रस्सी की भांति ऐसी संरचना दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिखाई दे रही है। तो आप देखेंगे डीएनए रस्सी की भांति ऐंठी हुई संरचना है, रस्सी की भांति ऐंठी हुई संरचना है जो सीढ़ी जैसी प्रतीत होती है। देखिए सीढ़ी जैसी दिख रही कि नहीं, सीढ़ी जैसी प्रतीत होती है। और 8 पॉइंट आप लिखेंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट है कि यह डीएनए यानी जो वाटसन क्रिक ने जो डीएनए दिया था बी डीएनए है, यह बी डीएनए है, लिख सकते हैं यह बी डीएनए है। बस ये 8 पॉइंट अगर आप याद कर लेते हैं तो आप आराम से 5 नंबर अपने बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पा सकते हैं, बहुत आसानी तरीके से। बच्चों एक बार हम फिर से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए क्या है, ध्यान से देखिए। यहां पर ये डीएनए का स्ट्रक्चर देखिए, भूल जाइए हमने क्या लिखा पड़ा है। यहां पर ये स्ट्रक्चर याद हो गया ना तो आप सब कुछ लिख सकते हैं बड़े आराम से। डीएनए का कुंडलिनी संरचना हमने रीडिंग डाला, उसमें क्या लिखा हमने लिखा जो फ्रैंकलिन और विल्किंस थे, ठीक है, रोजालिंड फ्रैंकलिन और विल्किंस, ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक्सरे विवर्तन के द्वारा एक्सरे विवर्तन दिया, जिसके आधार पर वाटसन क्रिक ने क्या किया बच्चों, डीएनए का त्रिविम संरचना प्रस्तुत किया। आप त्रिविम संरचना वहां पर राइट कर दीजिएगा। फिर से ध्यान से सुनिए हमने क्या बोला, फ्रैंकलिन और विल्किंस ने डीएनए का एक्सरे विवर्तन दिया, जिसके आधार पर वाटसन तथा क्रिक दो वैज्ञानिकों ने सन 1953 ईस्वी में डीएनए का त्रिविम संरचना प्रस्तुत किया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए वाटसन, क्रिक तथा विल्किंस को सन 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। कोई दिक्कत नहीं। अब एक हेडिंग हम बनाने के लिए बोले हैं, कौन सी हेडिंग है, डीएनए की विशेषता। क्या विशेषता हो सकती है, तो पहली विशेषता क्या है, यानी क्या किस प्रकार से हमारा डीएनए होता है, तो ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। देखिए यहां पर एक और ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है कि नहीं, देखिए पूरी चेन दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की बनी होती है। पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। डीएनए दक्षिणावर्त क्या होता है, घूमा होता है, सही है, दूसरा पॉइंट हो गया, याद हो गया। तीसरा पॉइंट बच्चों क्या हो गया, तीसरा पॉइंट हमने बताया था कि डीएनए का पूरा व्यास कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है, लिखा है यहां पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब डीएनए का एक कुंडलन, जो कि यहां से पॉइंट भी हमारा है, डीएनए का एक कुंडलन जो होता है, एक बार पूरा चक्कर जो कंप्लीट करता है, उसकी दूरी कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है, जिसमें नाइट्रोजन के बेस पेयर जो लगे होते हैं वो कितने होते हैं, 10 होते हैं। यानी कि एक कुंडलन में नाइट्रोजन के जो डंडे होते हैं कितने होते हैं, 10। देखिए 1 2 3 4 5 9 10, बेस पेयर मतलब दोनों जोड़े जोड़े में है, ठीक है, 10 होते हैं। ठीक, इतना हो गया था। अब उसके बाद हमने ये भी बताया, चौथा अगला पॉइंट, कि डीएनए में जो एक बेस पेयर है और दूसरे बेस पेयर के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी। अरे भैया नॉर्मल सी बात है, अगर 10 बेस पेयर हैं और अगर एक और दूसरे के बीच की दूरी नापेंगे, अगर 10 हैं तो क्या करेंगे, जितनी दूरी है उसमें 10 का डिवाइड करेंगे, 10 का भाग दे दीजिए 34 में, कितना आएगा बच्चों, 3.4 आ जाएगा। समझ गए ना, सिंपल है। यानी एक बेस पेयर और दूसरे बेस पेयर की दूरी कितनी है, 3.4 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। उसके बाद जो डीएनए में नाइट्रोजन क्षार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यही होते हैं, है ना। देखिए हमेशा ATGC हमेशा यही है, चारों हैं, जिसमें 2 प्यूरिन है 2 पिरिमिडिन है, ठीक। और उसके बाद जो डीएनए है वो रस्सी की भांति ऐंठी हुई संरचना दिखाई दे रही है, आपको दिखाई दे रही है, और ये सीढ़ी जैसी भी प्रतीत होती है। देखिए सीढ़ी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सीढ़ी जैसी भी प्रतीत होती है। और जिस डीएनए को हम पढ़ रहे हैं बच्चों, उस डीएनए को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उस डीएनए को बी डीएनए कहते हैं। इसका मतलब डीएनए कई प्रकार का होता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बच्चों। डीएनए जो होता है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार का हम समझते हैं।
तो ये संरचना आप बना लिए, पहले तो हम इसको बताते हैं ये क्या बना पाए हैं, क्या ये समझ गए हैं आप लोग, एक एक पॉइंट समझ गए हैं, सब कुछ एकदम आसानी तरीके से। कोई दिक्कत किसी को अगर होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा हमसे। हम इसको अब इरेज कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, जो कुछ भी लिखा है हम इसको क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। चलिए इसको हमने क्या कर दिया, इरेज कर दिया। अब हम आपको बताएंगे कि डीएनए कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए, एक होता है हमारा ए डीएनए, ये कैसा होता है, दक्षिणावर्त घुमा होता है, जैसे ये क्लॉकवाइज है वो भी क्लॉकवाइज होता है ए डीएनए। और इसमें जो नाइट्रोजन क्षार की जो डंडे यहां पर 10 लगे हैं ना, यहां पर 11 होते हैं, 11 बेस पेयर होते हैं, एक कुंडल में 11 बेस पेयर, ठीक है। यहां पर लिख सकते हैं एक कुंडलन में 11 बेस पेयर, ठीक हो गया। दूसरा बी डीएनए, बी डीएनए जो होता है ये भी क्या होता है, बी डीएनए दक्षिणावर्त, जिसके बारे में पढ़े हैं, और उसके एक कुंडल में कितने 10 बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं, अभी भी पढ़े हैं उसी के, यही है, ठीक। उसके बाद आता है सी डीएनए, और इसमें क्या होता है बच्चों, ये डॉट है, ठीक है, डबल कॉमा है, ऐसे मत समझ लीजिए 11 लिखे हैं। इसमें कितने होंगे, 9 बेस पेयर होते हैं, एक कुंडल में कितने बेस पेयर होते हैं, 9 बेस पेयर होते हैं। एक होता है डी डीएनए, जिसके बेस पेयर में जिसमें कितने बेस पेयर होते हैं, 8 बेस पेयर होते हैं। ये सब लिखना नहीं, बस याद रखना है, ये सब बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा लेकिन कंपटीशन में पूछा जाएगा, ठीक है। और एक होता है जेड डीएनए, लेकिन ये वामावर्त होता है, वामावर्त, ठीक है, यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमा होता है। ये सारे के सारे क्लॉकवाइज होते हैं, एबीसीडी जितने हैं सब क्लॉक दक्षिणावर्त हैं, लेकिन ये उत्तर दिशा में यानी उल्टा घुमा होता है। घड़ी देखते हैं, घड़ी ऐसे चलती है, और ये वाला डीएनए ऐसे चलेगा, उल्टी दिशा में घुमा होता है, ठीक है। जेड डीएनए वामावर्त होता है, जिसके एक कुंडलन में 12 बेस पेयर होते हैं, 12 बेस पेयर होते हैं, ठीक। तो ये रहा डीएनए का टाइप्स, कई प्रकार के होते हैं ये सब, और जिसमें हमने 4 को देखा, 4 दक्षिणावर्त हैं, जिसमें ए में 11, 10, बी में 10 और सी में 9, डी में 8 बेस पेयर एक कुंडल में, जबकि जेड डीएनए वामावर्त है और इसके एक कुंडल में 12 बेस पेयर होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा डीएनए के टाइप्स, ठीक है। कितने हो गए, 5, 1 2 3 4 5 प्रकार के डीएनए हमने देख लिया है। अभी भी साइंटिस्ट बहुत सारे डीएनए के बारे में जान रहे हैं, ढूंढ रहे हैं भी हैं। चलिए, ये तो हो गई हमारी हेडिंग, और अभी जो हमने 5 टाइप बताया, इसको आप कहीं साइड में लिख लीजिए, या कंपटीशन के लिए है, आपके बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये स्ट्रक्चर और जो हमने 7-8 पॉइंट बताया वो आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में डायरेक्टली पूछा भी जाता है। तो प्लीज आप लोगों को क्या करना है, इस स्ट्रक्चर को बना के अपने नोट कॉपी में क्या कर लेना है, अपने जो 8 पॉइंट है 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, याद हो जाएगा बच्चों। अब बात आती है कि सर इस स्ट्रक्चर को बनाएं कैसे, बड़ा टफ लग रहा है देखने में, तो हम उसको एकदम इजी वे में कैसे बनाते हैं उसको हम दिखाते हैं। पहले तो इसके इरेज कर देते हैं, चलिए इरेज कर दिए। चलिए, ये हो गया इरेज। अब हम आपको एक डीएनए का स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं, बहुत ही इजी वे में कैसे बनता है, ठीक है। इस तरीके से लेंगे, बचपन में ऐसे लाइन घुमाए होंगे ना, चलिए घुमा लीजिए। अब दूसरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, नहीं पहले इसी को कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए बच्चों, जहां जहां पर उठा होगा वहां से आपको कट करना है, यहां पर कट करना है। देखिए उठा ना, इस साइड उठा, यहां इधर, यहां इधर, यहां इधर, उन्हीं से कट करना है। कैसे, इस तरीके से। देखिए यहां उठा है, कट, यहां उठा है, देखिए यहां उठा है ना, तो यहीं से कट, यहां उठा है, यहां से कट, यहां उठा है, यहां से कट, ये लीजिए, हो गया। एक डंडा बन गया हमारा। अब दूसरा डंडा बनाते हैं। आप दोनों एक ही कलर से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डबल कलर करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब देखिए आपसे बच्चों, करना क्या है, ये ऐसे से आप काट दीजिए इसको पहले, ठीक, कट गया। चलिए, अब जहां जहां उठा है वहां वहां पे कट करना है, जैसे इसमें था। चलिए करते हैं, एक कट, 2 कट, 3 कट, 4 कट। देखिए कितना सुंदर डीएनए हमारा बनके तैयार हो चुका है, ठीक है। देखिए कितना आसानी से बनके तैयार हो गया। अब आपको करना क्या है,
यहां कट है, एक यहां कट है, आपको कुछ करना नहीं है, इस तरीके से लाइनिंग करनी है और इसकी दूरी कितनी लिख देनी है, 34 एंगस्ट्रॉम। अब वहां पर नापने थोड़ी जाएंगे आप, 34 एंगस्ट्रॉम लिख दीजिए। अब आपको हमने ये बताया था कि 34 एंगस्ट्रॉम में कितने डंडे लगे होते हैं, 10 लगे होते हैं। तो चलिए 10 लगाते हैं। एक यहां पर लगा दीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 10 लग गए। बस इस तरीके से दोनों साइड से ऐसे बना दीजिए, ऐसे। अब बाकी ऊपर आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जितना आप भरना चाहें ऊपर नीचे भर सकते हैं। बस इतनी दूरी में 10 भरना है। अगर 10 से ज्यादा हो गया, कम हो गया, गलत हो जाएगा। एक कटान और दूसरे कटान की बीच कितनी दूरी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम है। कटान नहीं, ये कुंडलन है वो, ठीक है। 34 एंगस्ट्रॉम होती है, जिसमें नाइट्रोजन क्षार के कितने डंडे लगे होते हैं, 10। और याद रखना बच्चों, हमेशा ए के सामने टी लिखना है, जी के सामने सी लिखना है। और जी के सामने जब सी लिखेंगे तो हाइड्रोजन के 3 बॉन्ड लिखेंगे, और एडेनिन के सामने अगर टी, मतलब ए के सामने टी लिखा है तो उसमें डबल बॉन्ड लगाएंगे। या कहीं पर टी है तब भी आप डबल बॉन्ड ए लगाएंगे बच्चों। कहीं पर उल्टा सी है तो ट्रिपल बॉन्ड जी लगाएंगे बच्चों। यानी कि उलट पलट गया तो गलत हो गया, कुछ नहीं गलत हुआ, सब सही है। अब आप कहेंगे सर भरे कैसे, हमें तो ये याद नहीं है। कुछ भी भर डालिए, लेकिन ए के सामने टी लिखना है या टी के सामने ए रहना चाहिए, हमेशा याद रखना। और जी के सामने सी या सी के सामने जी रहना चाहिए। यानी जी सी एक साथ रहेंगे, ए टी एक साथ रहेंगे। और इसमें आप कुछ भी भर लीजिए, कुछ भी भर दीजिए आप। ये नहीं कि जो हमने बनाया था वही उतारे पड़े हैं, नहीं, कुछ भी भरिए आप, ठीक है। कुछ भी का मतलब ए के सामने टी और जी के सामने सी भरना है। जी के सामने सी जब भी भरेंगे 3 बॉन्ड लगाएंगे, ए के सामने टी जब भी भरेंगे तो डबल बॉन्ड लगाएंगे। चलिए भरते हैं। अब यहां पर देखिए, ए डबल बॉन्ड टी, जी ट्रिपल बॉन्ड सी, ए डबल बॉन्ड टी, जी ट्रिपल बॉन्ड सी। या फिर ऐसे भर लीजिए, ए जी सी टी, कुछ भी भर लीजिए, आपका मन जो करे, लेकिन यही चारों में से भरना है आपको। ए टी जी सी, ए टी जी सी, ऐसे भर सकते हैं, ए टी जी सी करके, ए टी। अब जिसके सामने जो है वही लिखना है। सी है यहां पर तो सी के सामने ट्रिपल बॉन्ड लगाइए, जी लिखिए यहां पर। टी है यहां पर तो यहां पर डबल बॉन्ड लगा के ए लिखना है। ए यहां पर लिखा है तो ए जहां लिखा है डबल बॉन्ड टी है। ए जहां पर लिखा है डबल बॉन्ड टी है। टी लिखा है डबल बॉन्ड ए है। जी लिखा है डबल बॉन्ड सी लिखना है। तो इस प्रकार से सी लिखा है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जी लिखना है। ए है तो डबल बॉन्ड टी लिखना है। इसी प्रकार से डबल बॉन्ड ए, ट्रिपल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड जी, ठीक। यह हमारा डबल बॉन्ड टी, डबल बॉन्ड ए। यानी हमेशा याद रखना है, ए के सामने टी, जी के सामने सी, इस प्रकार से लिख देना है आप लोगों को। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। इसकी चौड़ाई लिख देनी, कितनी, 20 एंगस्ट्रॉम इसकी चौड़ाई हो गई। और इसका नाम क्या लिख देना है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड लिख देना है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। लीजिए, बन गया स्ट्रक्चर हमारा डीएनए का। क्या कठिन था इसमें, कुछ कठिन था क्या, नहीं था। अगर बाय द वे इन द केस, अगर आप सपोज दैट कि आपको नहीं समझ में आ रहा सर एटीजीसी क्या लिखे, एग्जाम में गए भूल गए, सपोज दैट कि भूल गए, चलो हम मान लेते हैं कि आप भूल गए, तब याद रखना है आप लोगों को बच्चों की इसके और इसके, एक कटान और दूसरा कटान, ये तो मत भूलना, 34 एंगस्ट्रॉम। अब कितने डंडे हैं, 10। अगर भूल भी गए हैं ना तब भी आपको क्या करना है, 10 डंडे इस तरीके से लगा देना, इस तरीके से ऐसे गिन कर 10 डंडे लगा देना। ये तो नहीं भूलोगे ना तुम लोग, ऐसे 10 डंडे काउंट करके लगा देना। लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। एक उड़ा दीजिए, यहां से 10 ही रहना चाहिए किसी भी हाल में, गिनकर आप सही कर लीजिए उसको। लीजिए, इस तरीके से तो बना सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नहीं ना। ए जी टी सी नहीं लगा सकते, ये तो काम कर सकते हैं, कर लेंगे। और इसके और एक और दूसरे के बीच की दूरी कितनी होगी, 3.4 या 0.034 नैनोमीटर होगी, ठीक। इस तरीके से आप बना सकते हैं। कितना सिंपल है यार, बताइए। 5 नंबर लेना है, अब इतना भी नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। चलिए, तो हम इसको इरेज कर देते हैं। ये रहा हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर, जो कि बहुत इजी वे में हमने आपको समझाया। और अगर आप थोड़ा सा भी माइंड कंसंट्रेट करके वीडियो लेक्चर देखे होंगे तो सचमुच सब कुछ आ गया होगा। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आज इंपॉर्टेंट एक हेडिंग पढ़े हैं, सीखे हैं हम लोग। और अगर आपको कहीं पर कंफ्यूजन हो तो वीडियो एक बार जरूर देख लीजिए, वापस देख लीजिए आप लोग प्लीज, ठीक है। और आप हमें बताएंगे कि प्यूरिन रिंग में किस किस स्थान पर नाइट्रोजन होता है और पिरिमिडिन रिंग में किस किस स्थान पर नाइट्रोजन होता है। ये हमें 2 क्वेश्चन, मतलब आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। और आज की क्लास कैसी लगी, समझ में आई, क्या हुआ, आप ये भी कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे। तो चलते हैं, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। और हाँ, रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।